नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? साबुन और अपमार्जक से तो प्रश्न बनता ही है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को हमेशा की तरह अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साबुन एवं अपमार्जक, साबुन यानी कि सोप, अपमार्जक जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट होता है ना सर्फ, वो अपमार्जक होता है और साबुन होता है सोप। तो आपको पता ही है सोप। तो पहले हम एक प्रयोग देखते हैं, एनसीईआरटी में भी ये प्रयोग दिया हुआ है। इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि 3 गिलास लिए, तीनों गिलास में क्या किया, पानी डाल दिया। पहले हमने क्या किया कि एक गिलास लिया, इसमें पानी डाला, आप देख रहे हैं खाली वाटर है। दूसरे में हमने क्या किया कि पानी के साथ इसमें तेल डाला। तो आप देखेंगे कि जो तेल है ना, ये पानी में मिलता नहीं है। तेल की लेयर जो आप देख रहे हैं ऊपर है, ये देखो पानी नीचे है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो तेल है ना, पानी में मिल नहीं रहा, घुल नहीं रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि तीसरे गिलास में, मतलब कि पानी तो था, इसमें तेल डाला और तेल के साथ थोड़ा साबुन मिला दिया। पानी, तेल और साबुन, और फिर इनको मिक्स कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि जो तेल है ये पानी में घुल गया। यहाँ पर आपको तेल की अलग से कोई लेयर नहीं दिख रही ना। पहले हमने पानी लिया, फिर पानी में तेल डाला, तेल को हमने मिलाया, लेकिन मिलाने के बाद भी तेल जो है अलग दिख रहा है पानी से। तीसरे में हमने क्या किया कि पानी और तेल तो था ही, इसमें साबुन डाल दिया। साबुन ने क्या किया, इस जो अपना तेल है इसको पानी में मिला दिया। तो इस प्रयोग से हमें पता क्या चला, मैं आपको आगे समझाऊंगा। थोड़ा यहीं पर बता देता हूँ कि जो हमारे कपड़ों पर मैल वगैरह होती है ना, धूल वगैरह होती है, इसका जो नेचर होता है वो ऑयली होता है। यानी याद रखिएगा कि जो हमारे साबुन का काम क्या है, नहाते भी हैं और कपड़े भी हम धोते हैं, साबुन हो या डिटर्जेंट हो। तो जो कपड़े धोते हैं, कपड़े में जो मैल होती है, मैल को निकालना ही तो डिटर्जेंट या सोप का काम है। तो जो मैल का नेचर होता है ना कपड़ों पर या हमारे शरीर पर, वो ऑयली होता है, तैलीय होता है। तो साबुन क्या करता है, उसी तैलीय जो ऑयली नेचर का मैल है इसको अलग करता है। इसी प्रयोग से यहाँ पर समझाया गया, यही प्रयोग यहाँ पर दिया गया है कि जब हम पानी में ऑयल ऑयल डाला हुआ है, हमने समझ लो वो मैल है और उसमें साबुन मिला दिया, उसको घोल देगा। यानी कि जो तेल है अलग से इसको बाहर निकाल देगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। बस इस प्रयोग से आप इतना समझिए कि अगर पानी में तेल घुल नहीं रहा ना, तो उसमें साबुन डाल दो या कोई डिटर्जेंट डाल दो। आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं कि पानी लो, उसमें तेल डालो और थोड़ा सा उसमें साबुन डाल दो, और उसको जब घोलोगे तो घुल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए साबुन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो साबुन जल में घुलनशील उच्च वसीय अम्लों, याद रखिएगा उच्च उच्च वसीय अम्लों जिसे फैटी एसिड कहते हैं, ये सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट है। साबुन बेसिकली क्या होता है कि जो फैटी एसिड होते हैं ना, फैटी एसिड में यानी कि वसा में जब हम क्षार मिला देते हैं, क्षार को मिलाने पर हमें साबुन मिलता है। तो फैटी एसिड के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से यह निर्मित होता है। साबुन निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख वसीय अम्ल कौन से हैं? क्योंकि वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड से ही हमें साबुन मिल रहा है। साबुनीकरण की प्रक्रिया भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे ये फैटी एसिड है, कौन कौन से? पारिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल और ओलेइक अम्ल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनका ये फॉर्मूला है, सूत्र है। तो यहाँ पर वैसे भी हमने पढ़ा है कि कौन से वसीय अम्ल लेने हैं। तो वो जो उच्च वसीय अम्ल हो, यानी कि जिनका भार बहुत, अणुभार बहुत ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम 15 कार्बन, आप देख रहे हैं 15 है, हाइड्रोकार्बन लेते हैं ना, तो कार्बन 15, 6-7 कार्बन से कुछ नहीं होगा, एक लंबी श्रृंखला वाला कार्बन हमें चाहिए, उच्च वसीय अम्ल चाहिए। तो उच्च वसीय अम्लों के यहाँ पर आप देखिए आखिर में क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अम्ल है ये, और हमें चाहिए क्या, अम्ल को हम जब क्षार में मिलाएंगे तो उसके बाद हमें साबुन मिलेगा। तो हमें अम्ल नहीं चाहिए। इसके पीछे आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने Na मिला दिया, सोडियम मिला दिया, सोडियम या पोटेशियम मिलाएंगे तब हमें साबुन प्राप्त होगा। तो इसी पारिटिक अम्ल से जब हमने साबुन बनाया तो हो गया सोडियम पामिटेट। को पहचानेंगे कैसे? तो पीछे जब भी Na यानी कि सोडियम हो या पोटेशियम हो, A हो या Na हो, यहाँ पर भी आप देखेंगे सोडियम है। तो जब भी पीछे सोडियम होगा और आगे अब एक उच्च अनुभार वाला फैटी एसिड होगा, यानी कि कार्बन 15 हो या 17 हो, उसे कम नहीं, 6-7 वाला नहीं चलेगा, उच्च वसनीय अम्ल यानी कि उच्च अणुभार वाले, तो वो साबुन होगा। थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए आगे चलते हैं। तो इसका क्या है
कि जब दीर्घ श्रृंखला वाले यानी कि 10 से 18 कार्बन की श्रृंखला आप देख रहे हैं 10 से 18 हो, कम ना हो, परमाणु युक्त वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा अथवा यानी कि या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, इनके जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब साबुन का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया साबुनीकरण यानी कि सेपोनिफिकेशन कहलाती है। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं? जब हम वसा में क्षार मिलाते हैं उसके बाद हमें साबुन प्राप्त होता है, हमें साबुन बनाना है। आप देखेंगे तो मैं आगे समझाता हूँ। ये दोनों मतलब कि यहीं पर दोनों समीकरण दिए हुए हैं। एक से हमें कठोर साबुन मिलेगा और एक से सॉफ्ट सोप मिलेगा। कठोर साबुन कौन से होते हैं? वो जो साबुन जिसमें ज़्यादा झाग नहीं होती, कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ना कई, उनमें ज़्यादा झाग नहीं निकलती, जिसमें ज़्यादा झाग नहीं बनती ना पानी के साथ मिलाने पर, वो कठोर साबुन होता है। और सॉफ्ट सोप कौन सा होता है? जिसमें ज़्यादा झाग बने, वो होता है सॉफ्ट सोप, जिससे हम नहाते भी हैं। और ये मतलब कि जिसमें ज़्यादा झाग बने, आसानी से समझिए। बाकी इसका मैं समझाऊंगा कि इसको पहचानेंगे कैसे। ये तो मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया आपको कि जिसमें ज़्यादा झाग बन रही है वो सॉफ्ट सोप है, जिसमें कम झाग बन रही है वो हार्ड सोप है। लेकिन वो बनते कैसे हैं? तो देखिए, जब भी हमने पढ़ा कि जो वसीय अम्ल होंगे, वसीय अम्लों में क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। क्षार मिलाने पर हमें ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त होगा। क्या समझे यहाँ पर आप? कि उच्च वसीय अम्लों में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कोई भी क्षार मिलाने पर हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो ग्लिसरॉल और एक साबुन, दो चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर ये उच्च वसीय अम्ल है, स्टेरिक अम्ल है। उसमें जब हमने इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कि क्षार से कराई, तब हमें एक तो ग्लिसरॉल मिला और एक मिला साबुन। पीछे देखिए क्या है, सोडियम साबुन मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप में फ़र्क क्या है? यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ये समीकरण मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जब भी हार्ड सोप होगा ना, तो उसमें सोडियम मिलाया गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो सॉफ्ट सोप होगा उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया होगा। बाकी सब सेम है, बस अंतर क्या है? हार्ड सोप कैसे पहचानेंगे? उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया होगा। और आप सॉफ्ट सोप कैसे पहचानेंगे? उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया होगा। इसमें झाग ज़्यादा बनेगी, ये साबुन अच्छा होगा। और हार्ड सोप क्या है? इसमें झाग कम बनेगी और ये इसमें इससे ज़्यादा मैल निकलेगी अगर हम वैसे देखें, और इससे कम मैल निकलेगी। और ये अच्छा साबुन है, इसमें इसमें अपना क्या कहते हैं कि मुलायम है। और ये कठोर साबुन है, झाग भी कम बनेगी। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं Na, तो Na इसके साथ मिल जाएगा C17H35COONA। बाकी OH ये जो आगे इसके साथ मिल जाएगा, बन के ग्लिसरॉल बन जाएगा। बाकी सॉफ्ट सोप तो आपको समझ आ ही गया कि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें हार्ड सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब अंतर आपको समझ आ गया ना कि हार्ड सोप कैसे बनता है और सॉफ्ट सोप कैसे बनता है। और साबुन के साथ हमें एक चीज़ और मिलती है, ग्लिसरॉल। हमें तो चाहिए साबुन, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि अगर आप दूध को गर्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ हमें मलाई चाहिए, लेकिन उसके साथ और भी चीज़ मिलेगी ना। तो ऐसी कोई चीज़ आप बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ सिर्फ साबुन ही मिले, साबुन के साथ हमें ग्लिसरॉल भी मिलता है, ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारी करंट अफेयर की ई बुक है, पूरे साल का करंट अफेयर, इससे बाहर नहीं आएगा। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। और अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट, इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये जो मैं पूरी केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दी, ये लास्ट वीडियो है, इसकी ई बुक भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ई बुक भी आपको मिल जाएगी, सीधा ही आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आज जैसे ये वीडियो डल गई, कल पूरी रेडी हो जाएगी, तो इस पर आप मैसेज कर देना, कल आपको केमिस्ट्री की ई बुक भी मिल जाएगी इसी व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो मिसेल संरचना क्या होता है? अभी तक तो हमने सब पढ़ा कि साबुन होता क्या है, साबुन बनता कैसे है। अब ये मिसेल क्या है? मिसेल भी पूछा जाता है। यहाँ से आपको समझ आएगा कि साबुन काम कैसे करता है। कोई भी कपड़ा गंदा है, उससे साबुन मैल निकालता कैसे है। तो हमने पढ़ा ना कि जो साबुन क्या है, उच्च वसीय अम्ल, जो उच्च वसीय अम्ल यानी कि जो कार्बन है उसकी ज़्यादा बड़ी श्रृंखला होगी। 10 से 18 हमने पढ़ा ना, यहाँ पर ये श्रृंखला बनाई जाती है। देखिए अब जैसे ये बनाई गई है, यहाँ पर भी कार्बन है, 17 कार्बन लिए जाएंगे, 15 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 17 कार्बन लिखे जाएंगे और साथ में हाइड्रोजन होगा ही, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं, हाइड्रोजन होगा ही। और आगे हमने पढ़ा था ना, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, देखिए C17H35 कार्बोक्सिलिक अम्ल के पीछे क्या है? Na, ये COONA। ये पूरा उसका समझाया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है, एक श्रृंखला बनाई गई है। पर इतना हम लिखेंगे नहीं ना, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ऐसे बनाकर
आगे जो CON है इसको ऐसे गोल कर देते हैं ऐसे। यहाँ ये देखिए ऐसे इस प्रकार की हम संरचना बनाते हैं। और इसके जो पीछे वाली ये चीज़ है इसको पूंछ कहते हैं। इसको हाइड्रोकार्बन पूंछ कहेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसे हाइड्रोकार्बन पूंछ कहा जाएगा। और आगे वाले सिरे को आयनिक सिरा कहा जाता है। आगे माइनस में आयन है तो ये आयनिक सिरा है। इसे पोलर भी कहते हैं, इंग्लिश में नॉन पोलर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चल जाएगी। ये जो पीछे वाला सिरा है ना, इसी को जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और आगे वाला जो मुंह है, मुंह से आप पानी वगैरह पिएंगे ना, तो मुंह से ही हाइड्रोफिलिक जल रागी, जिसे पानी जो पानी से डरता नहीं है, पानी से प्यार है, इसको जल रागी है। और विरागी मतलब जो जल से विरागी दूर भाग रहा है, फोबिक, तो इसकी पूंछ जो है वो जल से दूर भागती है। अब यहाँ पर आपको समझ क्या आया, मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ मैंने बताई आपको क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन यही चीज़ है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई टब है, टब या बाल्टी समझ लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें हमने साबुन डाला, तो जो साबुन है उसकी संरचना इसी प्रकार है। इसी प्रकार के अणुओं से मिलकर साबुन बना है। ये जो आप देख रहे हैं, इसी प्रकार के अणु, ये छोटे छोटे अणु हैं, इन्हीं से साबुन बना है। तो अणु क्या होंगे, उसकी जो पूंछ है, पूंछ क्या करती है, पानी से दूर भागती है। और जो इसका मुंह है, ऐसे अगर हम डालेंगे तो जो मुंह है वो पानी की ओर जाएगा ऐसे, लेकिन जो पूंछ है वो पानी से दूर भागेगी ऐसे, अगर इसकी सतह पर देखा जाए। उसके बाद हमने क्या किया, ये ऐसे टब लिया, इसमें एक कपड़ा डाल दिया। ठीक है, ये कपड़ा मान लो कपड़ा है, ये बीच वाला, ऐसे समझ लीजिए कपड़ा है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा और आपको समझ आए। कपड़े के ऊपर जो मैल है, यहाँ पर हमने ये मैल है, समझ लीजिए पीली वाली आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कपड़े के ऊपर मैल लगी है। और भी मैल होंगी, लेकिन एक ही आप समझिए। अभी मैल मैल तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होगी, मैल तो और भी जगह होंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए बस समझा रहा हूँ कि मान लीजिए ये मैल है, मैल समझ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें साबुन या डिटर्जेंट डालेंगे। साबुन डाला तो साबुन के क्या है, छोटे छोटे अणु है ना, अणु है। तो अणु संरचना क्या है, ऐसे संरचना है और आगे मुंह है। तो जो इसका मुंह है ये वाला, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ये पानी की ओर भागेगा। और जो पूंछ है ये पानी से दूर भागेगी। लेकिन जो मैल है, मैल जो है इसका नेचर कैसा है, ऑयली नेचर है। ये पानी, तो ये क्या, पूंछ इसकी तरफ भागेगी, पानी से दूर भागेगी, पानी में नहीं। लेकिन जो मैल है ना उसमें जाके चिपक जाएगी, उसको चिपक जाएगी ऊपर। इतना आप समझे। जैसे ये कपड़ा है, कपड़े पे मैल है, बाकी तो सब कपड़ा पानी में भीगा हुआ है। आप कहेंगे मैल भी तो पानी में भीगी हुई है, लेकिन मैल की ओर जो इसकी पूंछ है वो अट्रैक्ट होगी। लेकिन जो पूंछ है, याद रखिएगा, इसकी मैल की ओर अट्रैक्ट होगी, पानी की ओर नहीं। तो उसको जाके पकड़ लेगी। इसी प्रकार साबुन के सारे जो पूंछे हैं अणु के, सभी अणु उस मैल की ओर जाके चिपक जाएंगे और जो मुंह है ऊपर की ओर रहेगा ऐसे। बाकी जो उसकी पूंछ है उस मैल पर जाके चिपक जाएगी, ऑयली नेचर पे जाके। इस प्रकार आप देखें यहाँ पर, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये बाकी इसकी आप पूंछ देख रहे हैं, सबकी इस पे जाके जकड़ गई। अब इस मैल को सब अणुओं ने साबुन के पकड़ लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस कपड़े को, अब हमने जैसे मान लो सर्फ में डाला हुआ है, डिटर्जेंट में या साबुन से धो रहे हैं, अब उसमें सब ने पकड़ लिया। और उसके बाद हम झटकेंगे कपड़े को, या तो ज़मीन पे थोड़ा पटकेंगे या उसको निचोड़ेंगे। ये इन चीज़ों ने इस मैल को जकड़ के रखा है। जैसे ही निचोड़ेंगे, हमने न्यूटन के नियम पढ़े हुए हैं कि जो चीज़ जड़त्व में है जड़त्व में रहती है, या जो चीज़ मोशन में है जब तक उसको बाहर कोई चीज़ उसे रोके ना, मोशन में रहती है। तो इस चीज़ों को अणुओं ने पकड़ा हुआ है, कपड़े को निचोड़ेंगे ना तो ये इस चीज़ को बाहर निकाल देंगे। पानी पानी में रहे, पानी बाकी कपड़े में रहेगा, लेकिन ये चीज़ बाहर निकल आएगी। आप समझे कि इस प्रकार साबुन काम करता है। इतना डिटेल में आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समझने में भी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। जो प्रश्न बनता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। बस इतना समझिए, ये मुँह है, मुँह से हम पानी पीते हैं, यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है सबसे ज़्यादा। तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक यानी जिसे जल राखी कहेंगे। जो पूँछ है, ये हाइड्रोकार्बन पूँछ कहते हैं, जो जल से दूर भागती है। जब अब कपड़े पे मैल होगी तो जो जल से दूर भागती है, लेकिन ये मैल की ओर अट्रैक्ट होती है, तो मैल में ये चिपक जाएगी। तो जब हम कपड़े को निचोड़ेंगे, सब ऐसे जाके अणु चिपकेंगे, तो ये मैल को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार साबुन काम करता है और इसी संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल संरचना याद हो गया आपको। जैसे ये देखिए पूरा डायग्राम है, कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये ग्रीस या मैल है, और ये हमने दर्शाया है कि ये जो अपना संरचना है, उसके ऊपर वाला जो सिरा है ये हाइड्रोफिलिक है, जो पानी की ओर भागता है। और जो व्हाइट वाला सिरा है ये हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से दूर भागता है। लेकिन जब मैल होगी तो जो पानी से दूर भागता है ये मैल की ओर जाएगा, चिपक जाएगा। देखिए आप सारे यहाँ पर चिपक के इस प्रकार की संरचना बना लेंगे। मिसल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिपक रहे हैं ना, अभी मैल इसमें चिपकी हुई है। जैसे जैसे ये चिपकेंगे, देखिए नीचे से चिपक के
अब ये क्या करेंगे, पानी से दूर तो भागेंगे तो मैल को पानी से दूर ले जाएंगे, ये मैल इसमें चिपकी हुई है, इस प्रकार बाहर निकल जाएगी। आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो प्रकृति के आधार पर साबुन के प्रकार देखते हैं, साबुन के नेचर देख लेते हैं। देखिए, साबुन दो प्रकार का होता है प्रकृति यानी उसके नेचर के आधार पर। एक तो कठोर साबुन जिसमें झाग कम बने, एक मृदु साबुन सॉफ्ट सोप जिसमें झाग ज़्यादा बने। उपयोग के आधार पर देखा जाए तो उपयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार के साबुन होते हैं। धुलाई का साबुन, औषधीय साबुन, दानेदार साबुन, ये सब हम आगे देखते हैं। तो चलिए पहले हम प्रकृति के आधार पर साबुन के प्रकार देख लेते हैं। तो कठोर साबुन, हार्ड सोप। तो हार्ड सोप कौन सा होता है? तो वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से प्राप्त साबुन कठोर साबुन कहलाते हैं। ये साबुन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जल में कम विलय होते हैं, जल में कम घुलते हैं। कठोर साबुन जल में कम घुलते हैं जिसके कारण इनमें झाग का निर्माण नहीं होता, सरलता से झाग का निर्माण नहीं करते। कठोर साबुन का प्रयोग सफाई एवं कपड़े धोने में किया जाता है। कठोर साबुन का निर्माण मुख्यतः तेल, जंतु वसा यानी कि एनिमल फैट, नारियल तेल आदि से किया जाता है। तो कठोर साबुन बताइए, ये पानी में घुलते हैं? ज़्यादा नहीं घुलते, कम घुलते हैं। और इनमें झाग बनती है? इनमें झाग बहुत ही कम बनती है। उसके उल्टा जो मृदु साबुन होते हैं, सॉफ्ट सोप होते हैं, ये वसीय अम्लों के, और एक और डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ये सोडियम, यहाँ पर सोडियम देख रहे हैं ना, सोडियम लवणों से निर्मित होता है, और ये पोटेशियम लवणों से निर्मित होता है मृदु साबुन। तो पोटेशियम लवणों से निर्मित साबुन मृदु साबुन कहलाता है, और ये साबुन जल में अच्छी प्रकार से घुलते हैं और सरलता से झाग भी बनाते हैं, यानी कि ये जल में अच्छे प्रकार से घुलेंगे और झाग भी बनाएंगे। मृदु साबुन का निर्माण अलसी, अरंडी आदि के तेल से किया जाता है। इसका उपयोग प्रसाधन एवं दाढ़ी बनाने वाले साबुन के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो अधिक झाग वाले साबुन का उपयोग करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कम झाग बने, वहाँ पर तो झाग बननी होनी चाहिए, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और उपयोग के आधार पर साबुन का प्रकार देखते हैं। जैसे प्रसाधन यानी कि टॉयलेट सोप, और सौंदर्य साबुन ब्यूटी सोप, इसमें क्या होता है? तो इसका निर्माण उच्च कोटि के तेलों एवं वसा से किया जाता है। इनमें विशिष्ट रंग एवं सुगंध भी मिलाया जाता है, और इनमें क्षार की कमी होती है तथा ग्लिसरीन की अधिकता होती है। तो जो ब्यूटी सोप होते हैं या टॉयलेट सोप होते हैं, इनमें खुशबूदार होते हैं ये पहली बात तो, और इनमें क्षार की कमी होती है, और ग्लिसरीन जो होती है वो अधिकता होती है, ज़्यादा होती है। कपड़े धुलने वाले साबुन, कपड़े धुलने वाले जो साबुन होते हैं, ये साबुन कपड़ों से मोम, तेल, कण, ये सब जो चीज़ धूल है, ये सब बाहर निकालते हैं। इसलिए इनमें सोडियम सिलिकेट, बोरोक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रेजिनेट आदि मिलाए जाते हैं। और उसके बाद आता है मेडिकेटेड सोप यानी कि औषधीय साबुन। तो औषधीय साबुन में क्या होता है? तो इन साबुनों में एंटीसेप्टिक यानी कि रोगाणुरोधी एवं विसंक्रामक पदार्थ मिलाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक चीज़ें मिलाई जाती हैं औषधीय साबुन में। दाढ़ी बनाने वाले साबुन में ये साबुन क्रीम अथवा झाग के रूप में होते हैं, फोम के रूप में होते हैं, और अधिक झाग बनाने के लिए इसमें रोजिन नामक गोंद मिलाई जाती है। यह इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिक झाग बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? रोजिन मिलाया जाता है। उसके बाद है बर्तन धोने वाले साबुन, तो इसे किचन सोप कहा जाता है, और बर्तनों से तेल, चर्बी ये सब निकालने के लिए इसमें सोडियम लोरेट सल्फेट और सोडियम डोडेसिल्मेजिन सल्फोनेट मिलाया जाता है, और इसके साथ साथ सुगंध भी मिलाई जाती है। तो पारदर्शी साबुन कौन से होते हैं? एक ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं, एक आता है ना साबुन, उसका नाम क्या था? आई थिंक पियर्स है शायद, पियर्स, आपने देखा होगा। एक साबुन आता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो यह साबुन निर्माण की ऊष्म विधि द्वारा बनाए जाते हैं। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें उच्च तापमान पर एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। यह साबुन आपने देखा होगा, उसकी पहले ऐड वगैरह भी बहुत आती थी, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। उसके बाद है द्रव तथा तरल साबुन, जिसे हम लिक्विड सोप कहते हैं। तो द्रव साबुन निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठोस साबुन की तुलना में इनके निर्माण की प्रक्रिया अधिक जटिल है, मतलब इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा जटिल है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है में लिक्विड सोप में। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने साबुन पढ़ लिया, ज़्यादा प्रश्न साबुन से ही बनते हैं। अपमार्जक भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अपमार्जक के बारे में क्या पूछा जाता है, यानी कि डिटर्जेंट। तो अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। तो ये साबुन होते हैं लेकिन इन्हें साबुन रहित साबुन कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। सोपलेस सोप कहा जाता है अपमार्जक को, क्योंकि ये साबुन से भिन्न होते हैं, परंतु साबुन के समान ही सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। होते तो साबुन से अलग हैं, साबुन की तरह नहीं होते, लेकिन इनका काम तो साबुन की तरह सफाई करना ही होता है, इसीलिए इसे सोपलेस सोप कहा जाता है।
अपमार्जकों का निर्माण वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है और अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कौन से अम्ल? तो सल्फोनिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सल्फोनिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से ये प्राप्त होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, तो सोडियम लोरिल सल्फेट या सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल है, तो सल्फोनिक अम्ल में सोडियम अथवा पोटेशियम लवण से इनका निर्माण होता है। तो कठोर जल में ज़्यादातर जो अपमार्जक होता है ना, देखिए एक तो हमने पढ़ा, एक कठोर जल है, एक मृदु जल है, सॉफ्ट वाटर और कठोर जल मतलब हार्ड वाटर। तो जो साबुन है ना, वो कठोर जल में इतना उपयोगी नहीं है, वहाँ पर वो झाग नहीं बना पाएगा। लेकिन जो डिटर्जेंट है, ये कठोर जल में बहुत उपयोगी है। कठोर जल में भी ये उपयोगी है और सॉफ्ट वाटर में तो होगा ही, लेकिन कठोर जल में भी उपयोगी है। तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके, क्योंकि जब भी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा होंगे तो उस वाटर को कठोर यानी कि कठोर जल कहा जाएगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा हैं। तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से क्रिया करके चिकने मल्फेन का निर्माण करते हैं, जो कपड़ों एवं बालों पर चिपक जाते हैं। इसके विपरीत जो अपमार्जक होते हैं ना, ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के साथ क्रिया करके अविलय अवक्षेप का निर्माण नहीं करते। इस प्रकार अपमार्जक मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे पानी है, कठोर जल है, इसमें मान लो साबुन डाला गया, तो साबुन क्या उस मैल से इतना काम नहीं करेगा। जो हमने संरचना देखी थी ना, वो जो अणु थे वो इतना काम नहीं करेंगे। लेकिन अब आप देखते हैं कि पानी में आपने कपड़ा डाला, उसमें डिटर्जेंट डाल के छोड़ दिया, तो उसकी जो मैल है बाहर निकल आती है ना। तो डिटर्जेंट जो होते हैं ये कठोर जल में भी अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन साबुन इतना उपयोगी नहीं है कठोर जल में, याद रखिएगा। अब आगे हम साबुन और अपमार्जक में अंतर देख लेते हैं। तो पहले साबुन, फिर है अपमार्जक। तो साबुन क्या है? यह उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। और अपमार्जक क्या है? यह सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पर क्या है? सल्फोनिक अम्ल, याद रखिएगा। और यह है वसीय अम्ल, फैटी एसिड है और यह सल्फोनिक अम्ल है। तो इसमें COONA यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का एसिड का समूह होता है और यहाँ पर SO3N यानी कि सल्फोनिक एसिड का समूह होता है। और ये कठोर जल अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह कार्य नहीं करते। तो साबुन कठोर जल के साथ कार्य नहीं करते अच्छी तरह, लेकिन अपमार्जक कार्य करते हैं, चाहे कठोर हो कैसा भी जल हो। ये पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं। ये शकित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त आंशिक जैव अपघटनीय होते हैं। ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते। साबुन जो है ऊनी कपड़ों में इतना अच्छा काम नहीं करते, लेकिन जो डिटर्जेंट हैं ये ऊनी वस्त्रों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं। साबुन जो है ये त्वचा के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अपमार्जक ये जल में तीव्रता से घुलते हैं। साबुन के जो उदाहरण है सोडियम स्टेरेट या सोडियम पॉमिटेट जो हमने पढ़े थे, और अपमार्जक की उदाहरण है सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसके अपमार्जक के उदाहरण हैं। तो अपमार्जक कठोर जल में भी उपयोगी है, साबुन कठोर जल में उपयोगी नहीं है। बाकी इसका अंतर सल्फोनिक अम्ल और यहाँ पर वसीय अम्ल। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से साबुन डैश हैं। दीर्घ श्रृंखला वसा अम्ल के पोटेशियम लवण है। दीर्घ श्रृंखला वसा अम्ल के वसा अम्ल और दीर्घ श्रृंखला वाले भी पोटेशियम लवण भी होते हैं, सोडियम लवण भी होते हैं। इनका उपयोग कठोर जल में नहीं किया जा सकता। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा कि कठोर जल में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। और ऑप्शन भी उपरोक्त सभी वाला है, तो क्योंकि ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि साबुन का सह उत्पाद है कि जब हम साबुनीकरण की प्रक्रिया देखते हैं तो हमें एक तो साबुन मिलता है। जब हम वसीय अम्लों में, उच्च वसीय अम्लों में क्षार मिलाते हैं तो एक तो हमें साबुन देखने को मिलता है और उसके साथ एक और उत्पाद मिलता है, वो है ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मृदु साबुन के नमूने में क्या शामिल होता है? मृदु यानी कि जो सॉफ्ट सोप है। तो जो सॉफ्ट सोप होगा ना, देखिए हार्ड सोप होगा उसमें होगा सोडियम, सॉफ्ट सोप होगा उसमें होगा पोटेशियम। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साबुन और डिटर्जेंट कपड़ों से गंदगी हटाने में सहायता करते हैं। यह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, हाइड्रोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक। गलत। दोनों हाइड्रोफोबिक, ये भी गलत। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाँ ये सही है। एक भाग होगा हाइड्रोफिलिक जो पानी की ओर जाएगा और एक होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर भागेगा।
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक साबुन में आयनिक सिरे के साथ साथ हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, तो आयनिक सिरा क्या कहलाएगा और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा क्या कहलाएगा। देखिए ऐसे इसकी श्रृंखला होती है ना, ऐसे साबुन की, तो ये होता है आयनिक आयनिक सिरा, और ये पीछे वाला होता है हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला। तो पानी की ओर जो जाती है कौन, ये ना, तो जल रागी कहेंगे इसे, जल रागी यानी कि हाइड्रोफिलिक, और जल विरागी कहेंगे हाइड्रोकार्बन वाले को। तो ये जल विरागी और यहाँ जल रागी आएगा। तो जल रागी कहाँ पर है, ये रहा और ये रहा, इसके पीछे भी जल रागी थी, तो गलत हो गया। तो जल रागी और जल विरागी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि आयनिक सिरा जल रागी होता है और हाइड्रोकार्बनिक वाला श्रृंखला जल विरागी होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साबुन दीर्घ श्रृंखला डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो जो साबुन होता है ना दीर्घ श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने पढ़ा था ना, जैसे ये दीर्घ श्रृंखला देखिए C17H35 COO हमने पढ़ा था, और HNA, ये H हट जाता है यहाँ से, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये था H की जगह यहाँ पर अब सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डैश साबुन में ग्लिसरॉल होता है, इन्हें बनाते समय इनमें रोजिन मिलाया जाता है। तो रोजिन क्यों मिलाया जाता है, रोजिन मिलाने से ना जो साबुन है वो फोम के रूप में बन जाता है, एकदम झाग की तरह हो जाता है। ये शेविंग वाले जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं फोम वाले, उनमें उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साबुन के अणु में होता है, तो दो सिरे होंगे, एक तो अपना जो हाइड्रोफोबिक होगा और एक हाइड्रोफिलिक होगा। यहाँ भी हाइड्रोफोबिक, यहाँ भी हाइड्रोफोबिक, गलत। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक है वो क्या है, जल विरोधी। ये तो सही है कि हाइड्रोफोबिक जल विरोधी सिरा होता है। तो जल हाइड्रोफिलिक है, ये जल से नहीं पूंछ, तो ये गलत है। कैसे, देखिए ये है, जो पूंछ होती है ना, पूंछ ये पानी से दूर भागती है, पानी से दूर भागती है, यानी फोबिया, फोबिया होता है ना डर, तो फोबिक होगा हाइड्रोफोबिक, पूंछ होगी हाइड्रोफोबिक, और ये होगा सिरा हाइड्रोफिलिक। यहाँ पर तो पूंछ बता दी इन्होंने हाइड्रोफिलिक, तो ये तो गलत है। ये देखिए हाइड्रोफिलिक पूंछ, ये जो हाइड्रोफिलिक पूंछ है ये भी बताइए गलत है कि सही है, गलत है। पानी से दूर भागती है ना पूंछ, तो हाइड्रोफिलिक कैसे हो गई। हाइड्रोफोबिक पूंछ, ये सही है, पूंछ हाइड्रोफोबिक होगी और जो सिरा होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, बीपीएससी में पूछा गया था, देख रहे हैं ऐसे प्रश्न ये डिटेल में होते हैं। अगर आपने समझा ना होता, बस इसमें इतना समझना है कि जो सिरा है, मुंह से हम पानी पीते हैं, तो पानी पीने वाला जल रागी होता है, यानी कि फिलिक होगा। दूर भागती है पूंछ, इसे फोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक पूंछ कहेंगे, तो जिसे जल विरागी सिरा कहेंगे। तो हाइड्रोफोबिक पूंछ और हाइड्रोफिलिक सिरा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक साबुन में पाया जाता है। तो कौन सा क्षार है जो साबुन में पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ये साबुन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का उदाहरण है। साबुन का एन तो आएगा ही पीछे, और ये वाला सही है, वसीय उच्च श्रृंखला वाला होगा, अनुभार श्रृंखला वाला वसीय अम्ल होंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक मुख्य रूप से किसका लवण होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, सल्फोनिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का या हाइड्रोक्साइड। तो जब साबुन पूछाएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, जब अपमार्जक पूछाएगा तो सल्फोनिक अम्ल होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। देखते हैं क्या क्या बताया गया है कि साबुन कठोर जल में अच्छी तरह काम करता है जबकि अपमार्जक नहीं। ये तो गलत है, साबुन कहाँ कठोर जल में अच्छी तरह काम करता है। दूसरा क्या है, अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होता है जबकि साबुन नहीं। हाँ ये तो सही है कि जो डिटर्जेंट होता है ना, ये कठोर जल में भी प्रभावी होता है जबकि साबुन प्रभावी नहीं होता। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कैसे नहीं अंतर, ये भी गलत है। साबुन रासायनिक रूप है और अधिक जटिल होता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी है, अब तो केमिस्ट्री की ई बुक भी आपको कल मिल जाएगी, वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, और आप सीधा अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर भी, इस नंबर पर। और इसका अगर आप वेबसाइट से बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।